हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आप लोगों को आज प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। निर्देशन के अधिनियम से आशय उन मूलभूत नियमों से है जिनके आधार पर निर्देशन की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में बहुत विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। उपरोक्त समस्त विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों के अंतर्गत कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनको विद्वानों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन सिद्धांतों का उल्लेख करना आवश्यक है। इनके अनुसार निर्देशन के अधिनियम निम्नलिखित है। आप स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ पर पहला है, गाइडेंस शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। निर्देशन यानी कि गाइडेंस निर्देशन प्रदत्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। अर्थात प्रायः निर्देशन के अंतर्गत प्रदत्तों के संकलन एवं उनके विश्लेषण पर आधारित निष्कर्षों को ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। समस्या के सही समाधान के लिए प्रदत्तों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में निर्देशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना पूर्णतः निरर्थक भी है। प्रदत्तों के विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठता के समावेश का आशय यह है कि निर्देश प्राप्त करने वाला व्यक्ति के हितों की उपेक्षा की जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि निर्देश प्रदान करने वाले व्यक्ति को प्रदत्तों के समुचित संकलन करने की जानकारी प्राप्त हो तथा उन प्रदत्तों के विश्लेषण करने की वस्तुनिष्ठ विधियों में भी वह भली भांति परिचित हो। दूसरा पॉइंट आप इस स्लाइड में देखिए, नीड टू प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दोज हु प्रोवाइड गाइडेंस। निर्देशनकर्ताओं के लिए नैतिक आचार संहिता आवश्यक है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पहले यह अपेक्षा करता है कि वह जिसके समक्ष अपनी बात कहे वह व्यक्ति उसकी बात का प्रचार प्रसार करने के स्थान पर उसकी गोपनीयता बनाए रखे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी से निर्देशन लेते हैं और अपनी मन की बात को कहते हैं तो जो निर्देशन देने वाला पर्टिकुलर व्यक्ति होता है वो सामने वाले व्यक्ति की बात को गोपनीय रखे, न कि बाकी लोगों के साथ उसका प्रचार प्रसार करे। इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है और वह अपनी मन की बात कहने में हिचकिचाता है। प्रायः इस विश्वास के अभाव में समस्याग्रस्त व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी से कुछ सहायता प्राप्त करने में संकोच करता है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस स्थिति में दूषित प्रवृत्ति के व्यक्ति उसका शोषण करने तथा उसका उपहास करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अनेक शोधकर्ता जो बहुत रिसर्चर होते हैं, जिसके या फिर ये कहिए कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं, गाइडेंस जो देते हैं, उनके पास जब हम कोई भी निर्देश लेने के लिए जाते हैं तो वो एक परफॉर्मा यानी कि फॉर्म भराते हैं, फिलअप करने के लिए कहते हैं, जिसमें बहुत सारी काउंसलिंग से रिलेटेड या गाइडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। व्यक्ति विशेष जो निर्देशन लेने के लिए जाता है, बहुत उसके मन में एक हिचकिचाहट होती है उस फॉर्म को भरने में। वो सच्चाई उसमें भरना नहीं चाहता है। कारण क्या होता है? क्योंकि उसे भय होता है कि उसकी मन की बात, उसकी सच्चाई बाकी लोगों को पता ना चले। इसलिए वो जो फॉर्म फिलअप के लिए दिया जाता है, वो जो उसके लिए वो मना कर देता है या फिर उसमें झूठ सच कुछ भी लिख देता है, यानी सच्चाई नहीं लिखता है। अतः निर्देश प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विश्वास बनाए रखना निर्देशन प्रदानकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। जो निर्देश देने वाला है वो निर्देशन लेने वाले व्यक्ति का
कि जो भी बात है उसको गोपनीय बनाए रखे, ये बहुत ज़रूरी है। यदि किसी रूप में निर्देशनकर्ता को कोई जानकारी प्रदान करनी ही है तो वह जानकारी किसी नोटिस फाइल के रूप में न देकर व्यक्तिगत रूप में 1 to 1 बैठकर उसको बताना चाहिए, लिख कर या नोटिस में देकर नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त जानकारी एवं सूचना से संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको ये बात मैं काफ़ी दिनों से बताती आ रही हूँ, बहुत दिनों से इस पर चर्चा हो रही है कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता जीवन पर्यंत होती है। उसका कारण यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे की दिशा में बढ़ता है उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का वांछित स्तर पर समाधान किए बिना किसी प्रकार की प्रगति करना संभव नहीं है। जीवन है तो समस्या है, और समस्या है तो स्वाभाविक रूप से उनके समाधान की आवश्यकता है। समस्याओं के समाधान की आवश्यकता के अनुपात की दृष्टि से व्यक्ति में विभिन्नता हो सकती है। हर व्यक्ति की समस्याएं, हर व्यक्ति प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, परंतु स्पष्ट है कि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को हर जीवन पहलू में, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उसको प्रमोशन चाहिए, जो भी है, कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती हैं। वो खाली समय का उपयोग कैसे करे, कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है। इन समस्याओं के समाधान की योग्यता एवं सक्षमता अर्जित करना चाहता है और इस समय उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए गाइडेंस को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है। चौथा पॉइंट है स्लाइड में, देखिए। फोर्थ पॉइंट है द एक्सेप्टेंस ऑफ द फंडामेंटल वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, अर्थात व्यक्ति के आधारभूत योग्यताओं की स्वीकृति। समाज की प्रगति व्यक्ति पर आश्रित होती है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के विकास में कुछ न कुछ योगदान रहता ही है। अतः यदि संपूर्ण समाज को अधिकाधिक सशक्त बनाना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को समान रूप से महत्व प्रदान करना होगा। कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि इंडिविजुअल, एक आदमी को हम निर्देश देकर अगर सशक्त बनाते हैं और दूसरा आदमी कमजोर रहता है, इससे समाज की वृद्धि नहीं होती है या देश की नहीं होती। इसलिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति के आधारभूत योग्यताओं को उसकी स्वीकृति, हर आदमी में योग्यता है, उसको स्वीकृति देकर उसको मानना कि हाँ, इस हर आदमी में योग्यता है और उसको सही दिशा निर्देश देकर एक एक इंडिविजुअल इंसान की प्रगति करना निर्देशन के द्वारा आवश्यक होता है, तभी समाज सशक्त बनता है। तो यहाँ इस कहने का आशय यह है कि हम व्यक्ति के मूलभूत महत्व की को स्वीकृति प्रदान करें, व्यक्ति के विकास एवं प्रकृति के समान अवसर उपलब्ध कराकर ही ऐसा संभव है। वस्तुतः यदि किसी समाज के व्यक्ति को अपने विकास एवं प्रगति हेतु पर्याप्त अवसर एवं सुविधा उपलब्ध होती है तो वह समाज निश्चित रूप से प्रगति की दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत जिस समाज अथवा राष्ट्र के व्यक्ति के विकास हेतु किसी सुनियोजित व्यवस्था का अभाव होता है, वह समाज और देश पिछड़ा रह जाता है। इसलिए शिक्षा, व्यवसाय, परिवार आदि विविध क्षेत्रों में व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने एवं प्राप्त करने पर बल देकर निर्देश प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के आधारभूत महत्व को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव इम्पोर्टेंस टू द होल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करना। किसी भी समस्या के वस्तुनिष्ठ एवं समुचित समाधान के लिए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व प्रदान किया जाना स्वाभाविक है। इसका कारण यह भी है कि व्यक्ति के किसी भी पक्ष से संबंधित समस्या का उसकी मानसिक शारीरिक विशेषताओं से संबंध होता है। अतः व्यक्तित्व का समग्र रूप से अध्ययन आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के समक्ष उपयुक्त व्यवसाय के चयन की समस्या है, तो उसकी इस समस्या के अध्ययन एवं उचित समाधान के लिए उसकी रुचि का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, अपितु यह भी आवश्यक है कि उसकी रुचि, बुद्धि, शारीरिक स्थिति, व्यवहार, समायोजन की क्षमता का समन्वित रूप से अध्ययन किया जाए। आपको शॉर्ट में और मैं बात बताती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व देने का मतलब होता है कि एक पक्ष अगर उसका डेवलप करना है तो उसको कंप्लीट वे में, अगर हम चाहते हैं कि वो जॉब में अच्छा करे तो हमको उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अगर फिजिकली अगर वो स्ट्रांग होगा तो ही वो जॉब भी अच्छा करेगा। अर्थात सिर्फ हम किसी ओवरऑल डेवलप, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को ओवरऑल हमको उसको ग्रूमिंग करनी होगी, ताकि पूरे व्यक्तित्व को महत्व देना होगा, तो ही उसका सही ढंग से मार्गदर्शन संभव हो पाएगा और वो अपनी दिशा में किसी एक हम चाहेंगे कि सिर्फ वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको फोकस करके निर्देशन दें तो वो उसमें अच्छा करेगा। नहीं, इक्वली जॉब के साथ साथ हम उसको फिजिकल, मेंटल सारी चीज़ें हमको स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, तभी वो सोसाइटी में अच्छा कर पाएगा। अर्थात व्यक्ति को विकसित करने के लिए उसके हर पक्ष को ध्यान से हमें डेवलप करना होगा, यानी उसे सही ढंग से उसका निर्देशन देना होगा। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करते हुए उसको हमें सही निर्देश देना होगा, तभी वो हर किसी भी काम को करे, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में जाए तो भी वो अच्छा करेगा, चाहे वो वोकेशनल फील्ड में जाए तो भी वो अच्छा करेगा। लेकिन हर स्थिति में सिद्धांत यही कहता है कि हमें संपूर्ण व्यक्तित्व को ही महत्व देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, to develop the ability to guidance himself। इस विषय में भी हमने काफ़ी चर्चाएं आपसे की हैं कि निर्देशन का उद्देश्य ही होता है कि व्यक्ति स्वयं को निर्देशित कर सके, स्वयं का संचालन स्वयं कर सके। व्यक्ति में स्वयं निर्देशन करने की योग्यता का विकास, ये छठवां सिद्धांत है। व्यक्ति प्रगति की दिशा में अग्रसर हो अथवा प्रगति करे, उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह संभव है कि समस्या के उत्पन्न होती है प्रत्येक स्थान पर तत्काल कोई समाधान प्राप्त कराने वाला मिल जाए, अतः उचित यह है कि प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति को आश्रित बनाने के स्थान पर व्यक्ति को इस प्रकार की योग्यता का विकास किया जाए कि वह धीरे धीरे अपनी समस्या का समाधान कर सके। यही कारण है कि निर्देश को समस्या समाधान के प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने के स्थान पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है जो व्यक्ति को स्वनिर्देशित करने में सहायक होती है। निर्देशन के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता का विकास हो सके तथा वह अपनी विवेक शक्ति के आधार पर उचित अनुचित के मध्य निर्णय लेने में सक्षम हो। इस प्रक्रिया के निरंतर निर्देश प्राप्त करने वाले पर किसी भी समस्या का समाधान
थोपने के स्थान पर निर्देश प्राप्तकर्ता को इस योग्य बनाया जाता है कि वह समाधान खोजने की सक्षमता में स्वयं निपुण हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस should be provided according to the individual differences। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। वातावरण एवं वंशानुगत विशेषताओं से संबंधित अनेक कारण इस वैयक्तिक विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होता है। व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, बुद्धि आदि से संबंधित योग्यताओं पर इन कारकों का प्रभाव होता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान करने से पूर्व उसकी इन योग्यता का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाए, अर्थात देखा जाए कि उस व्यक्ति में, दो व्यक्ति का अगर हम निर्देशन करें तो डेफिनेटली दोनों व्यक्ति में कोई ना कोई डिफरेंसेस होंगे। तो हमको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा कि डिफरेंसेस क्या है, तभी उस डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम उसको गाइडेंस यानी कि निर्देश हमें देना चाहिए। ये नहीं कि दोनों व्यक्ति को बिठाया और उनको समान रूप से निर्देशन दे दिया। निर्देश देने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन दोनों व्यक्तियों में डिफरेंसेस क्या है, तभी हमें निर्देशन देना चाहिए। ऐसा न कर पाने का दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति प्राप्त अवसरों की दिशा में ही प्रेरित कह सकते हैं कि अगर ऐसा न किया जाए तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को हम निर्देशन तो देंगे पर वो उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता, न ही वो खुद लाभ उठा पाता है, न ही उसके द्वारा किसी और को भी लाभ हो पाता है। इसलिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को गंभीरतापूर्वक महत्व देना चाहिए। यह किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित अनेक परीक्षण इस उद्देश्य की पूर्ति में विशेष सहायक हो सकते हैं। अर्थात व्यक्ति विशेष के जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें निर्देशन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, those who provide guidance should be trained। निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए। आधुनिक युग में ज्ञान का अत्यधिक विस्तार हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति के कारण आज ये संभव नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त क्षेत्र की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जानकारी समान रूप से रखे। निर्देशन प्रदानकर्ता का प्रत्येक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। इस प्रकार उसे पर्याप्त अध्ययन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्रों से संबंधित अनेक समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उसे व्यक्ति के विभिन्न पक्षों एवं समाज की जानकारी होना आवश्यक है। व्यक्ति एवं समाज से संबंधित इन पक्षों की जानकारी न केवल पृथक पृथक रूप से वरना समन्वित रूप से होनी चाहिए। इसको शॉर्ट में मैं आपको और थोड़ा इजी वे में समझाती हूँ कि जो गाइडेंस देने वाला पर्टिकुलर पर्सन होता है उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज ब्रॉड हो गया है कि समस्याएं भी इतनी बढ़ गई हैं कि जो गाइडेंस देने वाला पर्टिकुलर पर्सन होता है उस व्यक्ति को जिसका वो गाइडेंस कर रहा है उससे रिलेटेड टोटल इन्वायरमेंटल नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो। उस व्यक्ति के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ उसे भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा
नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज यानी कि समाज में क्या हो रहा है, आज दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ईच एंड एवरी चीज उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसे समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान सिद्धांतों के व्यवहार पक्षों का, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रशासन एवं मूल्यांकन तथा निर्देशन परामर्श की विभिन्न प्रविधियों की जानकारी एवं निर्देशन प्रदानकर्ता के लिए आवश्यक है। फिर से रिपीट करती हूँ मैं आपको एक बार। जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है उसे समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के व्यवहार पक्षों, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों एवं मूल्यांकन तथा निर्देशन व परामर्श की विभिन्न प्रविधियों की जानकारी निर्देशन प्रदाता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार समाज के स्वरूप, सामाजिक परिस्थितियों एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ रहकर वह किसी समस्या का समाधान में सहायक नहीं हो सकता है। इसीलिए उसे पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह सिस्टमेटिक वे से, सही ढंग से किसी को निर्देशन दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, कोऑर्डिनेशन इन द वर्क। पॉइंट नंबर 9, coordination in the worker at those who are engaged in the process guidance। विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना, अर्थात जो भी गाइडेंस देने वाले, निर्देश देने वाले लोग होते हैं उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि सिस्टमेटिक, सही ढंग से गाइडेंस हो सके। निर्देश प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका का समन्वित महत्व होता है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रकार के निर्देशन कर्मियों के कार्य में उचित समन्वय स्थापित किया जाए। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होने के कारण कार्य का विशिष्टीकरण एवं वशिष्टीकरण में योग्य व्यक्तियों को उन कार्यों के संपादन का उत्तरदायित्व सौंपना ही वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। आज ये संभव नहीं कि एक व्यक्ति समस्त क्षेत्र में निर्देशन प्रदान करने की दृष्टि से योग्य हो। ये पॉसिबल नहीं कि हर एक व्यक्ति पूरा कंप्लीट किसी को निर्देशन दे दे। अतः निर्देश प्रक्रिया में से संबंधित कार्यों को वितरण इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी योग्यता अनुरूप कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्य को महत्व प्रदान करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समस्त निर्देशन कर्मियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए एक निर्देशन कार्य समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए। कहने का तात्पर्य है कि जितने निर्देशन कार्य को बांटा गया है उसके लिए उसका एक हेड होना चाहिए, निर्देशन अधिकारी होना चाहिए, जो ये देख रेख कर सके कि निर्देशन का कार्य सही ढंग से चल रहा है या नहीं। निर्देशन कार्यक्रम की व्यापक सफलता के लिए निर्देशन कर्मियों की भूमिका का महत्व नहीं, अपितु सिर्फ जो, मेरे कहने का मतलब है कि जो निर्देश कर रहे हैं या निर्देशन कार्य में जिनको लगाया गया है सिर्फ उन्हीं की भूमिका नहीं है, अपितु निर्देश के साथ अभिभावक, विद्यालय अधिकारी, शिक्षकों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों का भी इस दिशा में सहयोग हेतु प्रेरित करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ निर्देशन का कार्य जिनको बांटा गया वही नहीं, बल्कि उनके साथ टीचर, स्कूल के जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो स्कूल के जो बाकी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, सभी लोग उस निर्देशन कार्य में अपना सहयोग दें। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज एट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी। निर्देश देने वाला
वाले व्यक्ति को तत्कालीन समाज की परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सही ढंग से निर्देश दे पाएंगे। व्यक्ति एवं समाज के विकास में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष योगदान रहता है। एक निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को इन परिस्थितियों से परिचित रहना नितांत आवश्यक है। व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का विकास करने तथा उसे समाज में योग्य सदस्य बनाने के लिए समय समय पर उत्पन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। इनकी जानकारी के अभाव में समायोजन संबंधी समस्याओं का निदान एवं समाधान कर पाना कठिन है। समाज की परिस्थिति की पृष्ठभूमि में रखकर ही समस्याओं का समाधान हेतु सहायता प्रदान की जाना संभव है। इसी के आधार पर यह संभव है कि व्यक्ति को समाज का योग्य सदस्य बनाते हुए व्यक्ति एवं समाज की प्रगति हेतु वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः एक निर्देशन कर्मी के लिए निर्देशन पद्धति एवं व्यक्ति के अध्ययन की जानकारी ही अपेक्षित नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि समाज के दीर्घकालीन एवं सामाजिक परिस्थितियों से भी परिचित रहे। यानी समाज में क्या हो रहा है इसकी जानकारी निर्देशनकर्ता को होनी चाहिए, तभी वो सही ढंग से निर्देश दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय है। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से यह संभव है कि उस समाज के अस्तित्व को बनाए रखा जा सके अथवा उसे प्रगति की दिशा में अग्रसरित किया जा सके। समाज की इन आवश्यकताओं को निरंतर जानकारी आवश्यक होती है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समस्या किसी न किसी रूप से सामाजिक आवश्यकताओं से ही संयुक्त होती है और उसकी इन समस्याओं पर सामाजिक आवश्यकताओं का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। परिवेशजन्य इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति व समाज दोनों ही प्रकृति के दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वस्तुतः समाज में उत्पन्न समस्याएं सामाजिक परिवेश के रूप में परिवर्तित होती हैं। अतः निर्देशन के स्वरूप एवं कार्य पद्धतियों में भी इन समस्याओं एवं सामाजिक परिवेशों में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन की संभावना रहनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, 12th एंड लास्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस फॉर नॉर्मल पीपल टू। सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता। निर्देशन कार्यक्रम को संचालन करने समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिकाधिक व्यक्ति को निर्देशन सेवा का लाभ प्राप्त हो सके। यह सत्य है कि विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि बाकी जो लोग हैं उनको समस्याएं नहीं हैं, परंतु समस्याओं का उदय केवल मानसिक रूप से पिछड़े और संवेगात्मक रूप से असंतुलित अथवा शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के जीवन में ही नहीं होता, वरन समस्या व्यक्ति के जीवन में भी अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान सहज संभव नहीं होता है। वांछित दृष्टि से सहायता उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में
केवल यही उपाय शेष रह जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि सभी इंसान अपनी समस्याओं का समाधान के लिए मार्गदर्शन पा सके। अर्थात निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिक व्यक्तियों को निर्देशन सेवा का लाभ प्राप्त हो।